हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम केप्लर्स के लॉ के बारे में बात करेंगे। जो केप्लर्स के तीनों लॉ थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो केप्लर्स का जो लॉ था, केप्लर्स ने 3 लॉ दिया था। पहली चीज़, केप्लर का लॉ किसके लिए फॉलो हुआ था? तो जो केप्लर का लॉ था वो प्लैनेटरी मोशन के लिए फॉलो हुआ था। प्लैनेटरी मोशन यानी केप्लर ने ये बताया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है। केप्लर ने दिया था, केप्लर ने 3 लॉ दिया था। पहला लॉ था उनका लॉ ऑफ ऑर्बिट, और दूसरा लॉ था उनका लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा था उनका लॉ ऑफ टाइम पीरियड। केप्लर का लॉ प्लैनेटरी मोशन के लिए आया था। केप्लर ने 3 लॉ दिया था। पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ एरिया, और तीसरा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। मतलब उन्होंने जो दिया ये बताया कि प्लैनेट कैसे मूव करते हैं, यानी उसमें ऑर्बिट में उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो प्लैनेट का मोशन होता है वो किस ऑर्बिट में होता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि जो प्लैनेट होते हैं अगर वो एक ऑर्बिट पे 2 से ज़्यादा प्लैनेट है तो क्या वो प्लैनेट कभी कोलाइड नहीं करते, उन्होंने डिस्कस किया। तीसरे में उन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी भी एलिप्टिकल या किसी भी ऑर्बिट पे जब प्लैनेट्स राउंड करते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो कहाँ से आता है। तो केप्लर का फर्स्ट लॉ जो था वो था लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग केप्लर ने डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनकी जो ऑर्बिट होती है वो ऑर्बिट होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी ऑल प्लैनेट्स राउंड अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट। और वो तभी ऐसा करेंगे जब, क्योंकि एलिप्स है तो एलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो 2 फोकस में किसी एक फोकस पे अगर सन सिचुएटेड होगा तो जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो राउंड करने का पाथ होगा वो पाथ एलिप्टिकल होगा। यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट से ये डिस्क्राइब हुआ था कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनका ऑर्बिट करने का जो पाथ होता है वो कैसे डिस्कस किया गया था। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या था? लॉ ऑफ ऑर्बिट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट पे राउंड करता है तब राउंड वो तभी करेगा जब दोनों फोकस में किसी एक फोकस पे सन सिचुएटेड होगा। लॉ ऑफ एरिया क्या था? लॉ ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जैसे सपोज दैट अगर एक ऑर्बिट पे 2 से या 4 प्लैनेट ट्रैवल कर रहे हैं तो ये है P1, ये है P2, ये है P3, ये है P4। तो जब वो राउंड करते हैं तो वो उनके बीच में कोलिजन क्यों नहीं होता? उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जैसे ये सन है तो सन से इस प्लैनेट की एरिया निकाल लीजिए, सन से इस प्लैनेट की एरिया निकाल लीजिए। जब आप एरिया निकालते हैं यानी एरिया ऑफ, इसको हम यस कह देते हैं, एस P1 P2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस P3 P4। जब हमने एरिया निकाला, ये एरिया निकाला और ये एरिया निकाला तो एरिया इक्वल मिलती है। एरिया इक्वल मिलने का मतलब जो सन से स्वेप्ट एरिया होती है प्लैनेट्स की वो हमेशा इक्वल होती है। तो सन से स्वेप्ट एरिया अगर इक्वल होती है इट मीन्स दैट द प्लैनेट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होने की वजह से उनके बीच में कभी भी कोलिजन नहीं होता। जैसे अगर ये 30 किलोमीटर पर आ रहा है, ये भी 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो उस केस में इन दोनों के बीच में कोलिजन क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी एंड दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस ईच अदर। दूसरी चीज़ देखिएगा, जैसे अगर ये प्लैनेट सन के करीब आता है तो सन के करीब आने के बाद इनकी स्पीड में चेंज होता है, सडन चेंज होता है। लेकिन ध्यान दीजिए सारे प्लैनेट एक समय नज़दीक आएंगे तो सारे प्लैनेट में जो चेंज होता है वो बराबर का होता है। तीसरा क्या था? तो इससे ये पता चला कि लॉ ऑफ एरिया से ये क्लियर हुआ कि जो प्लैनेट्स होते हैं दे हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दे स्विफ्ट इक्वल एरिया फ्रॉम द सन। उनके जो प्लैनेट्स की एरिया स्विफ्टिंग होती है वो बराबर होती है। तीसरा था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड का मतलब अगर जैसे कोई भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड अप करता है तो उनके बीच का ये जो मेजर एक्सिस होता है इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है R। जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, मतलब अगर हमको ट्रैवलिंग टाइम पता करना है तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड से पता करेंगे। तो केप्लर ने कहा कि जो रेडियस का क्यूब R क्या है, दैट इज सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज R। ये क्या है आपका R क्यूब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम स्क्वायर के। R क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं तो यहाँ पे क्या आता है आपका इक्वल टू, यहाँ पे आया कांस्टेंट, यहाँ पे आया टी स्क्वायर को नीचे लेके चले आओ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हुआ आपका तीसरा लॉ। यानी तीसरे लॉ से हम किसी भी प्लैनेट का
टाइम पीरियड पता कर सकते हैं अगर उसका मेजर मतलब जैसे एक प्लेनेट है इसके चारों तरफ राउंड करता है, तो ये अगर हमको पता चल जाए इसका डिस्टेंस, रेडियस या मेजर एक्सिस, तो हम बता देंगे कि वो जो आपका प्लेनेट राउंड करेगा उसका रेवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट होगा। और बाकी चीज़ें मैंने लाइव क्लास में डिस्कस ही किया था। अब आगे चलते हैं, तो एक बार मैं आपसे इसका रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन के अकॉर्डिंग केपलर का लॉ प्लेनेटरी मोशन के लिए आया था। उन्होंने 3 चीज़ दिया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा कि उन्होंने सब कुछ तो बताया, बट एक डीमेरिट थी केपलर की। वो डीमेरिट क्या थी? डीमेरिट ये थी कि उन्होंने ये तो बताया कि सब राउंड करते हैं, बट उन्होंने रीज़न नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं डिस्कस किया कि किस वजह से घूमते हैं, तो इसको किसने बताया? इसको न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने कहा कि उनके बीच में फोर्स काम करता है, दैट इज़ वाई प्लैनेट्स चारों तरफ राउंड करते हैं, और वो जो आपका फोर्स होता है दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी वहाँ प्लैनेट्स और सन के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में राउंड करते हैं।